हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो हमारे पास इसका पार्ट 1 हो जाएगा और जो नॉन कंडक्टिंग है ये हमारे पास इसका पार्ट 2 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर का नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि आपको कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के बीच का डिफरेंस पता है कि जो हमारे पास कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो चार्ज हमें पता है कि इंडिपेंडेंटली मूव होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली मूव होने के कारण जो हमारे चार्ज होते हैं वो किसी कंडक्टिंग स्फीयर को देंगे अगर हम, तो वो क्या करेंगे, इसकी सरफेस पे चले जाएंगे, सारे कहां चले जाएंगे, इसकी सरफेस पे चले जाएंगे। और सरफेस पर जाने से, इसका फर्स्ट पार्ट है, सरफेस पे जाने से क्या होगा, इसके अंदर जो इनर वाले पार्ट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो हम इनर फाइंड करते हैं वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब अंदर वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाती है और चार्ज हमारा कहाँ है, सारा सरफेस पे, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, तो सेम वही प्रोसीजर पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर में। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप खुद से करेंगे, बिल्कुल एज इट इज होलो स्फीयर की जैसा ही होगा। आपको वही ई आउट की वैल्यू निकालनी है, ई इन की आपको पता है 0 हो जाएगी, और ई सरफेस की वैल्यू आपको बतानी है, और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है जो भी क्या है, बिल्कुल होलो स्फीयर की जैसा। तो उसको आप पार्ट 1 डाल के सॉल्व करेंगे और उसकी फोटो मुझे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट विच इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तो वही 3 केसेस बनेंगे हमारे पास में। केस 1 जब हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो हो जाएगा क्या, हमारा आउटसाइड द स्फीयर। तो मैं यहाँ पर केस 1 लिखती हूं, केस 1। केस 1 क्या हो जाएगा आपके पास में, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। अब यहां पर हमारे पास आर क्या हो जाएगा, अगर हम स्मॉल आर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। हिंदी में आप इसे लिखिएगा जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। ओके, तो जब बिंदु हमारा गोले के बाहर स्थित है तो हमने यहाँ पर ये कोई भी क्या लिया है, आवेशित मतलब सॉरी गोला लिया है। अब देखो, अगर अचालक गोला है तो आपको पता है ना, अचालक में क्या होता है, आवेश वही विद्यमान होते हैं जहां हमने उसे दिया होता है। यही डिफरेंस था हमारा चालक और अचालक का। तो यहाँ पर हमारे सारा जो चार्ज है वो कहां पर है, इसके अंदर है, ये हमारा पूरा चार्ज है। ओके, अब पूरा चार्ज है ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट O, ये कैपिटल R हम इसकी क्या ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं। यहां हमने कोई एक पॉइंट लिया है P, इस P पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब अगर P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसके बीच की हमने डिफरेंस जो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली है स्मॉल r, इसलिए हमने लिखा ना स्मॉल r क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन है कैपिटल R से। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो वो कैसी आ जाएगी हमारे पास में, कुछ इस टाइप की आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास में इसकी गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के बाद में अगर हमें इस P पॉइंट पर फाइंड करना है तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एक हमें चाहिए हमारा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, वही कोई एक अल्पांश लिया है ds। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो डायरेक्शन होगी, हमको पता है कि आउटसाइड ही होती है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। और जो हमारा ds वाला पार्ट था इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E की जैसे ही हो जाएगी। अगर E की तरफ ही इसकी डायरेक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। ये सारी चीजें आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हमको पता है कि अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ओके, उससे पहले अभी तक हमने लाइन वाले के लिए बात करी थी तो हमने लाइन चार्ज डेंसिटी अप्लाई करी थी। अगर सरफेस की बात करी थी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई करी थी। बट
यहाँ पर हमारे जो चार्ज वो क्या है, सारे एक स्फीयर के अंदर है ना, इस स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, और हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, रो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास में, Q अपॉन V। ये जो Q है ना, ये यहाँ पर हमारा जो चार्ज हम उसको ले लेंगे, जो हमने चार्ज किया हुआ है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय दी सरफेस, जो हमने ले लिया है Q। ओके, अब अगर Q इक्वल्स टू होगा तो वो क्या हो जाएगा, रो V। V क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम, आयतन। अब यहाँ पर हमको पता है हमें लेना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4/3 पाई। कौन से गोले का हम लोग आयतन ले रहे हैं, इसके अंदर ये छोटा सा हमारा जो इनर पार्ट वाला गोला है, यही है ना हमारा मेन, तो इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब। V की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फ्लक्स की। सो हमको पता है फाई इक्वल्स टू होता है हमारे पास में क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। सारा प्रोसीजर सेम ही है, तो हमको पता है अगर इसमें हम चेंज हटाएंगे तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू है आपके पास में 0 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, E ds। और सरफेस हमारी क्लोज्ड ही है, इसलिए हम क्लोज्ड ही लगाएंगे इंटीग्रल में भी। अब EDS आने के बाद में हमें ये भी पता है कि ये हो जाएगा E तो हमारा बाहर, और अंदर हमारा किसका इंटीग्रल होना है, DS का। और अगर हम बात करें सेकेंड कि हमारा जो इंटीग्रल होता है DS का, वो क्या होता है, S मीन्स वही सरफेस या एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो वो हमने लिया है एरिया ऑफ स्फीयर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्फीयर हमें ये गॉसियन सरफेस है इसका लेना है, तो इसमें स्मॉल r है। ओके, तो स्मॉल r के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ओके, इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमें पता है कि अगर हम गॉस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो गॉस एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, यह हम लिखते हैं कि यूजिंग गॉस लॉ, हमें पता है क्या होता है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था ना हमारे पास में हमारा गॉस लॉ। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q क्या हो रहा है हमारे पास, रो इंटू V। तो हमारे पास फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, और V की जगह में वैल्यू पुट कर रही हूँ 4/3 पाई R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है ना आपको आगे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आता है, E 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है किससे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ हमारे पास में 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है E की वैल्यू है क्या आ जाएगी, रो, और अपॉन में क्या रह रहा है, ये 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच रहा है हमारे पास में साथ में इसका R स्क्वायर ही रह रहा है ना हमारे पास। अच्छा, ये वाला एक R स्क्वायर और है, हाँ, तो हमारे पास रह रहा है R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट पॉइंट, जब हमारे पास पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड दी पॉइंट। ओके, अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, आपको पता है कि अगर आप क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बस E पर क्या लग जाना है, वेक्टर लग जाना है, Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो आना ही आना है, कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r स्क्वायर भी है हमारे पास, और डायरेक्शन बताने के लिए क्या लग जाएगा, R क्यूब पर कैप। ओके, तो ये आपके पास जो आया है, ये कौन सा फॉर्म आया है, इसका वेक्टर फॉर्म आया है, सदिश रूप आ गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देना। तो ये हमारी कब बात हुई, जब हमारा पॉइंट क्या है, सरफेस के बाहर है या आउटसाइड द सरफेस है। ओके, अब हम क्या लेंगे, केस सेकंड लेंगे, और केस सेकंड में आप लोग क्या लेंगे, इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इससे
जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो हमारे पास क्या निकल रहा है, देखिए जो हमारा ई आउट जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल्स टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू आ रहा है 1/r² की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये काम आएगा तो हम यहीं पे इसका रिजल्ट लिख लेते हैं r² के। ओके, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, व्हेन पॉइंट इज ऑन दी सरफेस। अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो कहाँ स्थित है, हमारी सरफेस पे यानी पृष्ठ पर स्थित है। अब अगर पृष्ठ पर स्थित है तो आपको पता है कि दोनों आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने वही इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ले लिया है कि जो हमारा ई आउटसाइड की जो वैल्यू निकली थी वही हमने ले ली है। बस अब इसमें जो स्मॉल आर है उसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल आर। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ई सरफेस पे हमें पता है हमें क्या फाइंड हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज रह जाएगा r³ और अपॉन में हम डालेंगे r², कैपिटल R²। तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, सिर्फ एक ही हमारे पास सिंगल r रह जाएगा। हमें पता है कि एक सिंगल r रह जाएगा और ये हमारा r²। तो बस इसमें तो इतना सही था। अगर आपको आउटसाइड वाला समझ में आ गया तो आप ऐसे तीनों ही कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये किस पर आ गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे आ गई है। ओके, तो अब जो हमारे पास केस थर्ड आता है इसका, देखिए केस थर्ड में हमको पता है कि हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो हम लिखते हैं व्हेन पॉइंट इज इनसाइड दी स्फीयर। अब यहां पर हमें पता है कि हमारा जो कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कैपिटल आर हमारा बड़ा, हमने वही कोई एक क्या ले लिया है, स्फीयर। ओके, अब हमने अगर स्फीयर ले लिया, हमें पता है हमारा स्फीयर क्या है, पूरा चार्ज्ड है। सब जगह से क्या हमें पता है ना, अंदर जहां जहां हमने चार्ज दिया है वो पूरा चार्ज है। अब हमें पॉइंट लेना है, तो पहले तो हम इसी से स्फीयर की बात करते हैं। हमें पता है ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है O, ये इसकी रेडियस है टोटल कैपिटल R। अब जो हमें पॉइंट लेना वो इनसाइड लेना है। तो सपोज हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया है P, तो ये P पॉइंट क्या है, इनसाइड है। ओके, अगर P पॉइंट लिया तो O और P की जो डिस्टेंस है वो जाएगी हमारी स्मॉल r। अगर इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें पता है हमें क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो अगर हमने यहां से गॉसियन सरफेस ली है कुछ इस शेप की, है ना, सरफेस वाली शेप जो स्फेयर शेप की आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी गॉसियन सरफेस। तो ये भी क्या आ रही है, इनर ही बन रही है ना इसके। ओके, इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है हमें। अब देखो जो हमारे चार्ज थे वो चार्ज हमने जैसे बाहर पूरा लिया था Q, तो अंदर जो हमारे चार्ज होंगे ना, इस सरफेस के अंदर अंदर जो चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, Q'। ये ध्यान रखना, हमारे जो पूरा जो चार्ज है वो तो है Q, ठीक है। और जो हमने अंदर लिया है, क्योंकि अब क्या हो गया हमारा स्फीयर छोटा हो गया है ना, तो छोटा हो गया तो इसमें आवेश भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो जो आवेश है जो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, Q' हो जाएंगे। तो Q' क्या हो जाएगा, इसका चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। अगर P पॉइंट पे आपको फाइंड करना है तो वही आपको दो चीजें चाहिए, ये तो हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही इसका क्या हो जाएगा, वही हमने कोई एक अल्पांश ले लिया है तो उसकी भी डायरेक्शन में यही हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इट मीन्स थीटा की वैल्यू तो अभी भी क्या चल रही है, 0 डिग्री ही चल रही है। बस पूरी चीज सेम है। अब हमें ये पता है कि हमारा जो वही टोटल फ्लक्स जो होता है फाई, हमें से पता है क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E/ds होता है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है क्लोज इंटीग्रल E/ds cos थीटा, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल सा, cos थीटा में पता है 0 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, E/ds। ओके, और इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें पता है E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में चला जाएगा ds। अब बात आ जाती है ds। तो ds हमें पता है हमें एरिया ऑफ स्फीयर लिखना है। ओके, बट एरिया ऑफ स्फीयर की जो बात हो रही है यहाँ पर, है ना, अगर हम वही ds का इंटीग्रल करते हैं तो s आता है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर लेंगे अब, एरिया ऑफ स्फीयर कौन सा आ जाएगा, इनर वाला, है ना, क्योंकि यही वाला हमारे पास स्फीयर है। तो एरिया ऑफ स्फीयर जब आप इसका लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तो सेम यही आ जाएगी ना, कि हम इनर ले रहे हो तो इसके लिए हमारी रेडियस स्मॉल आर है, तो वो आ जाएगा 4 स्मॉल आर एंड स्क्वायर। ओके, ये तो हमारी हो गई इनर वाली बात। बट अब इसके अंदर जो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो ले रहे थे उसमें हमारे पास चार्ज क्या हो जाएंगे, Q'/V, क्योंकि हमारा चार्ज Q' था अंदर। ओके, Q' था तो हमको ये भी पता है कि Q' इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में ρV।
अब बात आती है कि आप लोग यहाँ पर v क्या लेते हो। तो v हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में ये बात आती है कि हमारे पास स्फीयर कौन सा है। वॉल्यूम भी तो हमें अंदर वाले स्फीयर की ही लेनी पड़ेगी ना, पूरा स्फीयर का तो हमको क्या करना, हमारा तो सिर्फ अंदर वाले स्फीयर की बात हो रही है, जो गॉसियन सरफेस है मतलब उसी की बात हो रही है। तो उसी के अंदर की वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में 4/3 पाई। अंदर वाले ही स्फीयर की बात हो रही है, अंदर वाले ही गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, तो वहां पर भी आपकी रेडियस कौन सी काम आएगी, स्मॉल आर काम आएगी। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब हम अगर इसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपने अभी तक पढ़ा ही था, तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दे दीजिएगा, 5 दे दीजिएगा। आपको पता है कि नाउ यूजिंग गॉसियन सरफेस, गॉसियन लो जो है हमारा, गॉस लो से हमको जो लिखना है 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, Q कौन सा लेंगे, अब हम Q डैश ही लेंगे। तो Q जैसे हमारे पास ये होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हमारे पास चार्ज है Q डैश, तो हम लेंगे Q डैश अपन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है यहाँ तक, Q डैश अपन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश की जगह आप क्या पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो। V की वैल्यू में पुट करो तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा ना। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, 6 दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th and 6th, सो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th क्या आ जाएगा आपके पास में, E 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है किससे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर क्यूब क्या रहेगा, सिर्फ एक सिंगल आर हमारे पास में बच जाएगा। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू है ना, जो ई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, सिर्फ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास चल ही रहा, एक क्या बच रहा हमारे पास, आर। क्या बच रहा था हमारे पास में, आर बच रहा था। ओके, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कब, जब हमारा पॉइंट क्या है, सरफेस के अंदर है। अब अगर आपको बात करनी है किसकी, इन वेक्टर फॉर्म की, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको क्या लिख देना, बस ई पर भी क्या लगा देना, वेक्टर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर पर भी क्या लग जाएगा, वेक्टर। तो ये आ जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन नंबर 7 देना चाहो तो इसे 7 दे देना। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स निकल गए। हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला था जब हमारा पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट केस हमने निकाला था आउटसाइड द स्फीयर था, सेकंड में हमने सरफेस पे फाइंड कर लिया था, और थर्ड हमने ले लिया है इनसाइड। इनसाइड पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ई इनसाइड का है ये क्या है, प्रपोजनल्स टू किसके है, हमारे आर के है। इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये क्या है, इसके प्रपोजनल्स टू है आर के। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो मैं बहुत छोटे से मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ भी चुके हैं अभी तक। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए ये हमारे पास में कोई ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पता है ये जा रही है हमारी ई की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगी हमारी आर। 3 केस हम लोग लेते हैं ना। फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, इनर वाला होता है ना। हमने स्फीयर बनाकर भी देखा था कि अगर हम इस तरीके से कोई स्फीयर बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा इनर आता है। तो यहाँ पर हमारी जो आर होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है ना। सेकंड केस में क्या आता है, आर इक्वल होती है हमारी जो सरफेस पर होती है। थर्ड केस हमारे पास क्या आता है, आर हमारे पास क्या होती है, थर्ड केस में आर हमारे पास होती है, इसमें एक सेकेंड, हाँ आर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे स्मॉल आर जो होती है लेस देन कैपिटल आर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमको पता है कि इनर पार्ट में क्या हुआ है, ये प्रपोजनल्स टू आया है आर के। मतलब कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो हम, और ये तो हमें पता है कि इस तरीके से आएगा कुछ ग्राफ, और आर इक्वल्स टू आर पर हमको क्या पता है कि मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम का पहले बना देते हैं कि हाँ हमें इस पॉइंट पे तो पता है कि वैल्यू क्या होगी हमारी, बिल्कुल मैक्सिमम होगी। ई मैक्सिमम हमें मिलती है सरफेस पे। ये वाला जो होगा ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा जब हमारी क्या है, ये प्रपोजनल्स टू है। और जब हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है ना, जब गोले के बाहर स्थित है, तब हमारी ई की वैल्यू क्या निकली थी, इनवर्सली प्रपोजनल्स टू आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जब यहाँ पर ये आउटसाइड जो स्फीयर होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से घटेगी,
इस तरीके से ये घटती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो यहाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E इज प्रपोजनल्स टू R है। कब, जब इनर पर है। E आउटर पर क्या हो जाएगा, इनवर्सनली प्रपोजनल्स टू R²। और मैक्सिमम किस पर आ जाएगी, ये सरफेस पे। सरफेस पे वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम आती है। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छे से करना है इसको कॉपी के अंदर। और यहाँ ही हमारे जो गॉस एप्लीकेशंस थे, जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस थे, वो सारे क्या हो जाते हैं, फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।